जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने टेंस चैप्टर आपके साथ शुरू किया है और टेंस को बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ। मतलब इतना बेसिक कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बच्चा कितना भी कमजोर अपने आप को समझता हो, यकीन मानिए घटना चक्र के साथ आप जुड़े हुए अगर हैं तो आपको ये एहसास कभी नहीं होने दूंगा कि सर आप बहुत एडवांस लेवल तक जाके पढ़ा रहे हैं। ना, बिल्कुल नहीं। हम एकदम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से और बेसिक से जाएंगे एडवांस तक। इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि बेसिक बातों को जितना आप टाइम देंगे उतना आपको एडवांस पढ़ने में बड़ा इजीनेस फील होगा, वरना आप बहुत बहुत मतलब प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेंस वैसे भी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है और टेंस को जितना मतलब सहज ढंग से आप सीख पाए आप सीखिए। आप 2 लेक्चर और कहेंगे, 2 लेक्चर हम टेंस पे और देंगे जितना हमको देना है उसके अलावा, लेकिन टेंस में कोई भी चीज कहीं से भी इग्नोर करके मत चलिएगा, ठीक है। आइए बात को बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम पे बेटा आपको इंसिस्ट ऑन पढ़ाने का प्रयास किया था और मैं पहले रिकॉल कर दूं क्या क्या हमने पढ़ाया। मैंने कुछ यूसेज पढ़ाने के प्रयास किए थे आपको। इसमें मैंने आपको एक लेट पढ़ाया था, आपको मैंने एक फील लाइक पढ़ाया था, आपको मैंने एक कीप ऑन पढ़ाया था, आपको मैंने फिर हैव पढ़ाया था, फिर आपको लास्ट में मैंने इंसिस्ट ऑन पढ़ाया। यस या नो? तो ये आपको मैंने पढ़ाने का प्रयास किया था। हमने इसको पढ़ा दिया था, इसको पढ़ा दिया था, इसको पढ़ा दिया था, ये आपके साथ पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। इंसिस्ट ऑन स्टार्ट किया था। इंसिस्ट ऑन के साथ एक ही एग्जांपल मैं आपको दे पाया था, तो इसके कुछ एग्जांपल मुझे भी और देने हैं ताकि इंसिस्ट ऑन की जो पूरी हिस्ट्री है वो आप समझ पाए, ताकि इसके क्वेश्चंस आप कर पाए एग्जाम में, ठीक है। आइए आइए बात को बढ़ाते हैं आगे। और सेंटेंस लिखा मैंने, तुम रमेश पर क्रिकेट खेलने के लिए, तुम रमेश पर क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डालते हो। तुम रमेश पर क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डालते हो। एक सेंटेंस। आइए पहले इसको बनाते हैं, फिर हम अगली बात करते हैं। देखिए लिखा है तुम रमेश पर क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डालते हो। तो मान लो कोई बच्चा है जो फुटबॉल खेलना चाहता है, मतलब उसकी प्रबल इच्छा है कि मैं फुटबॉल खेलूं, फुटबॉल प्लेयर बनूं, लेकिन आप उसको ऐसा ट्रीट करते हो जैसे आप तुमको क्रिकेट ही खेलना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो अपने चॉइस के हिसाब से बच्चे को ढालना चाहते हैं। गलत बात है। बच्चे का मन जहाँ लग रहा है लगने दो, हो सकता है उसमें बहुत बेस्ट करेगा। और किसी भी फील्ड में अगर आप बेस्ट कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत फेमस और बहुत ही नाम शोहरत कमा लोगे, राइट। तो मैंने कहा कि तुम रमेश पर क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डालते हो। ये स्टेटमेंट है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दबाव डालना इज इंसिस्ट ऑन, यस या नो बोलो हाँ। दबाव डालना इज इंसिस्ट ऑन। अब इंसिस्ट ऑन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दबाव डालना शुरू कब किया किसी को नहीं पता, डालता रोज है, हमेशा डालता है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नहीं है, हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, बोलो हाँ। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या आएगा बेटा, डू या डज। अच्छा, डू लगेगा कि डज लगेगा, इसका डिसीजन किसके पास है, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो क्या हो गया, वाई डू यू। वाई डू यू, अब वाई डू यू फिर इंसिस्ट ऑन लिख दिया मैंने। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन। अब कह रहा है कि तुम दबाव क्यों डालते हो, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन। हमको पता है बेटा कि आपको मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, मैं फिर से रिकॉल करने का प्रयास कर रहा हूं कि जब भी कभी इंसिस्ट ऑन आप लिखेंगे तो इंसिस्ट ऑन के बाद आप 2 चीजें मेंशन कर सकते हो। 2 चीजें कर सकते हो का मतलब जरूरी नहीं कि करना पड़े, बट 2 चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं। वो क्या, एक तो उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, करेक्ट, वो भी। फिर दबाव इस आदमी के ऊपर अगर डाल ही रहे हो तो किस पर्पज से डाल रहे हो, आखिर पर्पज क्या है। उस वर्ब को लिखो, किस फॉर्म में लिखो, आईएनजी फॉर्म में लिखो, बिकॉज ये जो इंसिस्ट ऑन का प्रेशर डालना जो मीनिंग है, तो प्रेशर डालने का पर्पज ये पर्सन नहीं है, हमारा प्रेशर डालने का पर्पज ये एक्शन है कि हमारा ये काम होना चाहिए, तुम करो, ये आदमी करे, कोई और करे, हमसे मतलब नहीं। तो इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि अगर कोई वर्ब किसी प्रेपोजिशन या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई वर्ब है
जो क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या काम करेगा, फिर वो नाउन का काम करेगा। तो वर्ब नाउन कब बनेगी बेटा, आईएनजी फॉर्म लगा तो नाउन बन जाएगी। अब इसकी ऑब्जेक्ट चाहे तुम वर्ब का बना लो और चाहे तुम प्रेपोजिशन का बना लो। बोलो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बन रहा है तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा, तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नाउन बन जाएगा। हमको पता है कि नाउन के बगल में नाउन बैठेगा नहीं, क्योंकि समबडी भी कोई नाउन ही होगा या कोई प्रोनाउन होगा, तो नाउन के बगल में ना नाउन आएगा और ना ही कोई प्रोनाउन आएगा। तो हम एक काम करेंगे, अगर वो नाउन रहा तो उसको बना लेंगे एडजेक्टिव। तो किसी नाउन का एडजेक्टिव कैसे बनता है, बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। किसी प्रोनाउन का एडजेक्टिव कैसे बनता है, बाय यूजिंग पॉजिटिव केस। करेक्ट है। आ जाओ, हमको पता है कि इंसिस्ट ऑन के बाद दो चीज लिखनी है। एक तो उस व्यक्ति का नाम जिसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो भी व्यक्ति किस केस में, पॉजिटिव केस में लिखना पड़ेगा, मतलब एडजेक्टिव बनाकर। किसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, रमेश के ऊपर। तो आप यहाँ रमेश तो लिखेंगे, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव में, मतलब पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस नाउन का कैसे बनता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। ठीक, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इंसिस्ट ऑन के बाद दो चीज दिमाग में रखना है, एक उस व्यक्ति का नाम और एक जिस पर्पस से दबाव डाल रहे हो। पर्पस क्या है, खेलने के लिए। खेलना इज प्ले, तो प्ले को कहाँ लिखना पड़ेगा, प्लेइंग में, क्योंकि यही इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये नाउन रहा होगा, और नाउन के बगल कौन बैठेगा, एडजेक्टिव बैठेगा। तो रमेश एपोस्ट्रोफी एस मिला के क्या बन जाएगा, इसका एडजेक्टिव डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले से एडजेक्टिव बन जाएगा। आ जाओ, प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, प्ले क्या कर रहा था, क्रिकेट कर रहा था। चलो हो गया कि वाई डू यू इंसिस्ट ऑन रमेश प्लेइंग क्रिकेट, मतलब तुम रमेश के ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डालते। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर हम इंसिस्ट ऑन के बाद क्या क्या यूज करते हैं। अच्छा, अब आपको समझना है, मैंने जैसा कहा था कुछ देर पहले कि इंसिस्ट ऑन के बाद इट इज नॉट गारंटीड कि केवल आपको कोई पर्सन यूज करना है। इंसिस्ट ऑन के बाद एक समबडी आएगा जिस पे दबाव डालेंगे, और एक उस एक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जिस एक्शन के लिए आप दबाव डाल रहे हो। आखिर दबाव डालने का कोई तो पर्पस होगा, तो उस पर्पस को भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा, मैं इसको और ऊपर छोटा करके ऊपर कर देता हूं ताकि इसी में मैं आपको दिखा पाऊं। एक साथ देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्लाइड चेंज करना नहीं चाह रहा हूँ। आ जाओ, इतने सारे कलर मैंने लिखे थे तो कहाँ चले गए, चलो कोई। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया बेटा कि वाई डू यू इंसिस्ट वाई डू यू इंसिस्ट ऑन रमेश। एक सेंटेंस, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन रमेश। फिर लिखा बेटा मैंने वाई डू यू इंसिस्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। देखो, दो स्टेटमेंट लिखे हैं, ये दो स्टेटमेंट लिखा मैंने। हमको बताना है कि इस बार देखो, इंसिस्ट ऑन के बाद दो चीजें आनी थी। एक उस व्यक्ति का नाम जिसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, और एक उस व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला एक्शन। जरूरी नहीं है कि आप दोनों एक साथ दो, यहाँ दोनों दिया है साथ, वो व्यक्ति भी वो एक्शन भी। यहाँ मैंने दोनों में एक एक करके दिया है। हो सकता है कि मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि भाई तुम आखिर रमेश पर दबाव क्यों डालते हो। अच्छा, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि तुम दबाव किस लिए डालते हो। मान लो आप हमेशा रमेश के ऊपर दबाव डालते हो फीस को कम करने के लिए। मुझे पता है कि यार तुम हमेशा फोन करते हो हर बच्चे के एडमिशन के लिए। मैं आपसे एक दिन बोला, मेरी आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझ है, मतलब दोस्ती है प्रकार से, तो मैंने आपको बुलाया एक दिन, मैंने कहा ये बताओ यार, तुम रमेश के ऊपर फोन करके इतना दबाव क्यों डालते हो। तुम हम देखते हैं हर केस में आ जाते हो दबाव डालने। इसका मतलब मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है कि फीस कम करने के लिए दबाव डालना है, वो अंडरस्टूड है मेरे और आपके बीच में। तो मुझे ये नहीं बोलना है कि दबाव डालते तो हो रमेश के ऊपर, क्यों डालते हो, मतलब पर्पज ऑफ जो प्रेशर है वो पता नहीं, वो अंडरस्टूड है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम सिंपली इतने लिखेंगे, वाई डू यू इंसिस्ट ऑन रमेश। तो क्या अभी भी हमें रमेश को एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है? जरूरत है नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ रमेश को एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाना पड़ा बेटा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये वर्ब है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, और नाउन के बगल में नाउन तो नहीं बैठेगा, नाउन के बगल में कोई एडजेक्टिव बैठ सकता है। तो नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म कैसे लिखोगे, बाय यूजिंग पॉजिटिव केस। कैसे बनेगा, बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन क्या हम यहाँ जब वो पर्पस लिख ही नहीं रहे हैं, तो अब अल्टीमेटली इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसी को मानना पड़ेगा।
अगर इसी को मानना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट ही तो है ही, अब इसको एडजेक्टिव बनाना क्यों? इसका मतलब अब ये सही है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, वहां लगाना इसलिए पड़ा बिकॉज इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो नाउन के बगल में नाउन नहीं बैठेगा, नाउन के बगल में एडजेक्टिव बैठेगा, तो एडजेक्टिव बना लिया। लेकिन ये तो पहले से इसी का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब तो कोई और दिया नहीं पर्पस, तो इसी को मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अगर इसी को मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो तुमको पता है रमेश एक नाउन है, और नाउन ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं। यहाँ जाओ, यहाँ लिखा है वाई डू यू इंसिस्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, इस बार हमने क्या किया, जिसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं वो गायब कर दिया। इस बार मैंने इतना कहा कि भाई साहब आप दबाव क्रिकेट खेलने के लिए क्यों डालते हो? अच्छा, मुझे पता है कि दबाव तुम डालते हो रमेश के ऊपर, मैं रोज देखता हूँ। मैं एक दिन गुस्सा के आपसे बोला कि तुम ये बताओ यार कि तुम क्रिकेट खेलने के लिए दबाव डालते क्यों हो? इसका मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, रमेश के बारे में। हम रमेश नहीं बोल रहे, हम इतना ही बोल रहे हैं भाई तुम क्यों क्रिकेट खेलने के दबाव डालते हो उस पर मतलब अंडरस्टूड है, वो लिखा नहीं जा रहा है। हमने कहा जो फुटबॉल खेलना चाह रहा है तो काहे लिए तुम दबाव डाल रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए? तो इसका मतलब तुम क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हो, वो जिस पे दबाव डाल रहे हो वो अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। सो वाई डू यू इंसिस्ट ऑन। अच्छा, इस बार क्या होगा, इंसिस्ट ऑन वैसे ही देखो वर्ब है, अब इसका ऑब्जेक्ट फिर से ही बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन बनेगा, और वर्ब नाउन कब बनेगी, बाई एडिंग आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है। सो वाई डू यू इंसिस्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, लो भी सही हो गया। कुल मिला के हम इसको दो पार्ट में भी लिख सकते थे। हम ऐसे बोलते कि तुम क्रिकेट खेलने का दबाव क्यों डालते हो, तुम रमेश के ऊपर दबाव क्यों डालते हो, या तुम रमेश के ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए दबाव क्यों डालते हो। यकीन मानो माय डियर, इंसिस्ट ऑन को लेकर बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए, आपके एसएससी के अंदर, आपके सीडीएस के अंदर बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। इंसिस्ट ऑन में गलती लड़का अक्सर करता है, वो इस एपोस्ट्रोफियस के एग्जाम में, यही एपोस्ट्रोफियस आपको गायब मिलेगी। वो एपोस्ट्रोफियस लगाएगा नहीं, बोलेगा बताओ गलत क्या है। वो गलत का एहसास तब होगा जब तुम ये जानते रहोगे कि इंसिस्ट ऑन का ऑब्जेक्ट ये नहीं है। इंसिस्ट ऑन दबाव डालने का पर्पस आदमी नहीं है, पर्पस है उसका एक्शन, कि हम ये चाहते हैं ये हो जाए। अब तुम करो कोई और करे, लेकिन हमको चाहते हैं एक्शन। आ जाओ, फिर से बात को आगे लेके जाते हैं। इंसिस्ट ऑन हो गया, तो आई थिंक मैंने जो फुटकर आपके एग्जाम्पल थे, मतलब यूसेज थे, वो मैंने समझा दिया आपको। अब आइए हम लोग अपने कोर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और पढ़ना सीखते हैं कुछ। आइए एक सीखते हैं बेटा, नॉट वर्सेस नेवर। नॉट वर्सेस नेवर, आखिर हम नहीं शब्द की इंग्लिश को नॉट में कब कन्वर्ट करते हैं और हम कब नेवर यूज करते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नॉट होता है निगेशन एट सम पॉइंट्स, निगेशन एट सम पॉइंट्स। नेवर होता है निगेशन एट ऑल पॉइंट्स। देखो, जो नॉट होता है वो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को निगेट करने के लिए होता है। मतलब किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, टाइम पे कोई इवेंट हो रही है, उस इवेंट को आप निगेट करना चाहते हो तो आप नॉट लगा लो। लेकिन आप अपनी पैन लाइफ, जो पूरी होल लाइफ है आपकी, उस पूरी लाइफ के अंदर उस इवेंट को आप निगेट करना चाहते हो, तो फिर आप नेवर के साथ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका है टाइमलाइन, ये आपका क्या है बेटा, टाइमलाइन है। मान लो हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, आज है 11th ऑफ अप्रैल, बोलो हाँ, 11th ऑफ अप्रैल है, ठीक है। टाइम ऐसे भाग रहा होगा, टाइम ऐसे भाग रहा होगा, ठीक। टाइम हमेशा कहाँ से चलता है, लेफ्ट से राइट चलता है। भाई आज 10 तारीख है तो फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे चलेगा टाइम। टाइम लेफ्ट से राइट चलता है, ठीक है। ये हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, आज 11th ऑफ अप्रैल है 2025। क्या होगा कि अगर तुम नॉट लगा रहे हो, तो नॉट लगाने का मतलब ये हुआ कि तुम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट, मान लो ए पॉइंट, पर्टिकुलर मूवमेंट मान लो बी पॉइंट, हम ए और बी पे जो इवेंट हुई है उस इवेंट को निगेट कर रहे हैं कि साहब मैंने नहीं किया। ए और बी पॉइंट पे जो कोई टाइम रहा होगा, इस टाइम पे जो इवेंट हुई उस इवेंट को हम मना कर रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू दिस, मैंने नहीं किया इसको।
ये निगेट करना किस बात को हो गया, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इवेंट हो रही है, होने वाली है या होगी, उसको हम मना कर रहे हैं। लेकिन हम जब नेवर बोलते हैं, नेवर, नेवर का मतलब ये होता है कि अब तक जो भी तुम्हारी लाइफ बीती हुई है, मतलब पैन लाइफ, होल लाइफ, आप यहाँ खड़े हो तो आज के पहले मान लो पैदाइशी आपकी यहाँ हुई हो, आप यहाँ पैदा हुए हो, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो पूरा पैन लाइफ आपकी होल लाइफ है, इस पूरी लाइफ में नेवर लगाने का मतलब है कि आपने वो काम नहीं किया, मतलब निगेशन एट ऑल पॉइंट्स, उस सारे पॉइंट्स जो आप गुजर चुके हैं, जहां से अपनी जिंदगी को आगे ले जाते वक्त जितने टाइम आप बिता चुके हैं, उस टाइम में कभी भी वो हरकत आपने नहीं की, दैट इज नेवर। इतनी बात क्लियर है। अब इस बात को जरा समझते हैं एग्जाम्पल में कि आपके एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। मैंने कहा हिज फादर डज नॉट स्मोक, his father does not smoke। फिर मैंने कहा भैया his father never smokes, his father does not smoke and his father never smokes। ये दो स्टेटमेंट लिखा, बताना ये है कि साहब जो दो सेंटेंस लिखे गए हैं इन दोनों में सही कौन सा है, मतलब हम निगेटिव वाले को सही माने, नॉट लगाने वाले सेंटेंस सही माने, या फिर हम जो नेवर लिखा है उसको सही माने। किसको सही माने, नॉट लगाकर सेंटेंस सही करें या नेवर लगाकर सेंटेंस सही करें। 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूं, एक बार आप सोचें, फिर मैं आंसर करता हूं। चलिए मैं अब आंसर करता हूं, बहुत टाइम ले लिया आपने। अब जरा समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा, कोई अगर आदमी कह रहा है कि हिज फादर डज नॉट स्मोक, तो नॉट लगाने का मतलब है कि ये निगेशन जो है, मतलब मना करना हुआ, वो कहाँ हुआ, सारे पॉइंट्स पे नहीं, एट सम पॉइंट्स, एट सम पॉइंट्स बोलो हाँ। लेकिन अगर आप नेवर लगा रहे हो तो आप क्या दिखाना चाह रहे होंगे, आप दिखाना चाह रहे होंगे निगेशन एट ऑल पॉइंट्स, निगेशन एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे निगेशन दिखाना चाह रहे होंगे। अगर आप ये कहते हो कि हिज फादर डज नॉट स्मोक, इसका मतलब ये कि इसके पिताजी स्मोक नहीं करते, हमेशा नहीं, कभी कभी नहीं करते। कब कब नहीं करते, सम पॉइंट्स पे, मान लो पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त, खाना खाते वक्त, किसी से बात करते वक्त। जो उनके पिताजी हैं, बढ़िया आदमी हैं, सबके सामने स्मोक नहीं करते। ये नहीं करते, कब नहीं करते, एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये स्मोकिंग को मना करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है वो कि वो स्मोकिंग नहीं करते, वो करते भरपूर है। जब उनको अकेला बैठा दिया था कहीं पर, वो भरपूर अपना कष्ट लेते हैं। लेकिन अगर लिखा गया कि हिज फादर नेवर स्मोक्स, तो अब इसका मतलब ये है कि हिज फादर नेवर स्मोक्स का मतलब है कि इसके पिताजी ने जितनी भी लाइफ आज तक गुजारी होगी, पूरी पैन लाइफ, इस पैन लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया होगा टाइम का जिस पे उन्होंने स्मोक लिया हो, मतलब लिया ही नहीं। निगेशन एट ऑल पॉइंट्स मतलब कह रहा है कि इसके पिताजी स्मोक कभी नहीं करते, का मतलब क्या हुआ कि आज तक, टिल टुडे, कल से करना स्टार्ट करते हैं, इससे मतलब नेवर को नहीं है। नेवर कभी ये नहीं कहता कि आगे भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहता वो सिर्फ ये कह रहा है कि आज तक जब ये बात रिपोर्ट की जा रही है, वाइल रिपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट अबाउट दैट पर्सन, उस टाइम तक ये आदमी ने आज तक स्मोकिंग को छुआ नहीं। निगेशन एट ऑल पॉइंट्स। लेकिन अब इसका मतलब ये हो गया कि आप कहेंगे सर इसका मतलब दोनों सही हो गया। हाँ बिल्कुल दोनों सही हो गया, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसे तो आएगा नहीं, एग्जाम में अगर ऐसे दे देगा तो फिर पूछने का मतलब ही क्या है, दोनों सही हो गया। इसको देगा ऐसे, देखो अगर इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूं, देखो कैसे, हिज फादर नेवर स्मोक्स while teaching द स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि जो उनके पिताजी हैं भैया, ये इतनी समझ इनके अंदर है, स्मोकिंग तो बहुत चौचक करते हैं, लेकिन ये तब नहीं करते जब ये बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हो।
कह रहा है वाइल, सॉरी टीचिंग लिखना था यार, टीचर लिख दिया मैंने, टीचिंग। वाइल टीचिंग, देखो हमने कहा कि हिज फादर नेवर स्मोक्स वाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं कि जब ये बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जब बच्चों को ये पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त ये आदमी स्मोक नहीं करता। इसका सीधा मतलब है कि ये आदमी स्मोक भरपूर करता है, भरपूर कश लेता है, बस उसी वक्त नहीं करता जिस वक्त ये क्लास में इंटर कर गया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही क्लास से शायद बाहर आता होगा, तुरंत सिगरेट जला लेता होगा। इसका मतलब है कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि पिताजी उसके स्मोक करते ही नहीं है? नहीं, करते हैं, बराबर करते हैं। कब नहीं करते? वाइल टीचिंग। तो आप बताइए ये कैसा निगेशन है? ये निगेशन ऑल पॉइंट्स पे है या निगेशन सम पॉइंट्स पे है? तो आप कहेंगे सर सम पॉइंट्स पे है, मतलब जब जब ये पढ़ाते हैं तब तब नहीं करते, बाकी टाइम तो करते हैं। इसका मतलब है कि, लेकिन नेवर लगा दोगे तो नेवर क्या करेगा? नेवर पूरी जिंदगी उस टाइम तक, जिस टाइम पे ये बात बोली गई होगी इस व्यक्ति के बारे में, उस टाइम तक उसने इस स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाया होगा। जबकि वो साफ साफ कह रहा है कि मैं भाई साहब उठते बैठते सोते जागते सब जगह पीता हूं, बस केवल पढ़ाते वक्त नहीं पीता। तो नेवर लगेगा, एकदम निगेट कर देगा, जबकि वो कह रहा है एकदम निगेट नहीं करना, बस इसी वक्त नहीं करता है, बाकी सब टाइम करता है वो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करके लिखना पड़ेगा बेटा नॉट से, बिकॉज ये निगेशन सम पॉइंट्स का है। तो हिज फादर डज नॉट स्मोक, डज नॉट स्मोक while टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये लिखा गया बेटा। तो हिज फादर डज नॉट स्मोक while टीचिंग द स्टूडेंट, तो इसके पिताजी स्मोकिंग नहीं करते पढ़ाते वक्त। कुल मिला के अब ये सेंटेंस सही हो गया भैया। यहाँ पे नेवर गलत था और नॉट लगना चाहिए था। वजह वही कि अगर आपको निगेशन एट सम पॉइंट्स दिखाना है, मतलब कुछ ही पॉइंट्स पे ऐसा है जहाँ वो काम नहीं होता है, वो नहीं करता, तो फिर नॉट के साथ जाओ। लगे वो काम आज तक नहीं हुआ रिपोर्टिंग टाइम के तक, तो फिर आप चुपचाप नेवर के साथ जाओ। तो आई होप कि आपको ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी कि नॉट लगाना है या नेवर लगाना है। एक सवाल देखो सस्सी ने पूछा था, उसका आंसर जरा कर दो। आई हैव नेवर seen him again after his father's death। लिखा गया आई हैव नेवर सीन हिम अगेन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। कह रहा है कि भाई साहब पता है रमेश कहाँ है? आपने कहा हाँ सर, मैंने भी उसको दोबारा कभी देखा ही नहीं। आई हैव नेवर सीन हिम अगेन, मैंने रमेश को दोबारा कभी देखा ही नहीं। बोले कब से दोबारा? बोले आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिताजी की जब से मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उस दिन के बाद से दोबारा मैंने उसको कभी नहीं देखा। अब सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश डिसाइड करेंगे तो फिर तो आप हमेशा गलती में फंस जाएंगे, क्योंकि हिंदी कभी इंग्लिश डिसाइड नहीं कर सकती, वैसे इंग्लिश कभी हिंदी डिसाइड नहीं कर सकती। बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेज, बोथ हैव डिफरेंट ग्रामर एंड वोकैब ना, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमें समझना है कि भैया आई हैव नेवर सीन हिम अगेन आफ्टर हिज फादर्स डेथ, हम क्या चाहते होंगे? हम ये बोलना बोलना चाह रहे हैं कि जब से पिताजी इसके गए हैं, गुजरे हैं, उसके बाद से मैंने दोबारा नहीं देखा। लेकिन उसके पहले तो आप भरपूर देखते थे उसको, जी भर के देखते थे। तो क्या ऐसा है कि आज तक आपने देखा ही नहीं? देखा बहुत है। नेवर क्या करेगा? नेवर ये करेगा कि इस आदमी को देखने वाला काम करने नहीं देगा। नेवर का मतलब वो काम आज तक नहीं हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर देखा है, बराबर देखा है, बस उसके पापा की मृत्यु के बाद नहीं देखा। इसका मतलब ये निगेशन ऑल पॉइंट्स पे है या सम पॉइंट्स पे है? अगेन ये सम पॉइंट्स का निगेशन है। अगर सम पॉइंट्स का निगेशन है बेटा तो फिर इसको ऐसे लिखो, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट सीन हिम अगेन, अगेन
आफ्टर हिज फादर्स डेथ, कि मैंने उसको दोबारा उसके पिताजी के मरने के बाद से नहीं देखा। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ सर अब ये मामला सही हो गया, बिकॉज ये मामला नॉट का था ना कि नेवर का था। ये समझना है कि नेवर गलत है। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी कि हम नॉट या नेवर कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, डिसाइड कर लेंगे आप लोग। अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे भैया तो आपकी मर्जी है। मैंने समझा दिया है डिटेल में कि कैसे डिसाइड करना है। देखिए देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने एक बात बोली कि ही always प्ले क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट। और फिर लिखा बेटा ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, ये लिखा ही ऑलवेज प्लेस क्रिकेट एंड ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम एक बात समझते हैं कहीं ना कहीं कि सर ऑलवेज जो होता है, अगर ये ऑलवेज क्या होता है बेटा पहले जानो, ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज जो फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब होता है, ये जब भी आएगा तो सेंटेंस का टेंस कहाँ जाएगा, मतलब इंडेफिनिट में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। सोच के देखो जरा 10 सेकंड, 10 सेकंड अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि ऑलवेज अगर सेंटेंस में लगा है एज एन एडवर्ब जो यूज होता है, तो अगर सेंटेंस का मैं आपसे ये कहूँ, इमेजिन करिए सेंटेंस का टेंस क्या होगा। मतलब ऑलवेज सेंटेंस में होते हुए सेंटेंस इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। एक बार सोच के देखो कि हम ऑलवेज को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हम इस बात पे आते हैं। एक 10 सेकंड का पॉज आपको दे रहा हूँ, सोच लो। सोच लिया भाई? आइए देखिए, अगर आप जानते हैं ठीक तो ना जान लीजिए कि अगर हम सेंटेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात जानिए कि आप चाहे इंडेफिनिट टेंस लगाएं तब भी सही है, आप चाहे कंटिन्यूअस टेंस लगाएं तब भी सही है, और आप चाहे परफेक्ट टेंस लगाएं तब भी सही है, और आप चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएं तब भी सही। तो आपको समझना है कि ऑलवेज के साथ हम कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वन बाय वन आपको समझ में आता रहेगा, जैसे जैसे टेंस में हम आगे जाएंगे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे आज मैं दो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि बेटा इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में ऑलवेज को कैसे लगाएं। जैसे इन जनरल क्या होता है, ये मैं क्यों बोला, आपको 10 सेकंड का पॉज क्यों दिया, उसके पीछे रीजन बेटा ये था कि किताबों में इन जनरल लिख दिया जाता है, तमाम किताबों में लिखा है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल बुक ओनली। आप जिस भी किताब को आप पढ़ते हो हिंदी राइटर्स की, हर किताब में लिखा मिलेगा कि ऑलवेज के साथ हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ऐसा किताब बोल देती है। टीचर्स भी मान लीजिए कभी कभी बोल देते हैं। तो आपको समझना है कि ये बात अधूरी है, गलत तो नहीं बोल सकते बट अधूरी है, और मुझे लगता है कि अधूरी बातें गलत ही होती हैं। तो ऑलवेज को हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं केवल, ऐसा नहीं। ऑलवेज को इंडेफिनिट के अलावा हम कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे देखो, अगर ऑलवेज कभी इंडेफिनिट टेंस में आया तो ये क्या दिखाएगा, आपकी आपकी अपनी हैबिट, आपके अपना फ्रीक्वेंसी उस काम को करने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है, सिखाया था बेटा हम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है कैसे पता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब यूज करते हैं तो वो क्या क्या दिखाता है। एक तो रेगुलर एक्शन दिखाता है, दैट इज रेगुलर हैबिट, बोलो हाँ। दूसरा वो यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाता है। तीसरा वो जनरल ट्रुथ दिखाता है। चौथा वो पोजीशन दिखाता है। अरे बोला करिए भैया। तो आप बताइए इन चारों में क्या रहा होगा, इस ये आदमी हमेशा क्रिकेट खेलता है तो ये इसका अपना रेगुलर एक्शन हैबिट है।
अच्छा, ऑलवेज लगाने से, ऑलवेज तुम ना लगाते तब भी ये रेगुलर एक्शन होता कि ये लड़का क्रिकेट खेलता है, ये इसका अपना हैबिट है, खेलता है, बता रहा है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी अपनी हैबिट है। लेकिन ऑलवेज लगाने से क्या प्रभाव पड़ा? क्या ऑलवेज लगाने से रेगुलर हैबिट हो गया? नहीं, वो हटा दोगे तो भी हैबिट ही है उसकी, लगा दोगे तो भी हैबिट है। अंतर क्या है? अंतर ये पड़ा, ऑलवेज जैसा मैंने कहा ऊपर कि ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है। इसका एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि ऑलवेज का मतलब कोई चीज कई बार हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ऑलवेज बोलने का मतलब ही होता है कि कोई काम अगर आप करते हो लेकिन बहुत जल्दी जल्दी करते हो, बहुत बहुत मतलब ज्यादा करते हो आप, हमने कहा ये लड़का तो हमेशा करता है काम हो, इसका मतलब वो अक्सर उस काम को करता हुआ देखा पाया जाता है। तो ऑलवेज क्या कर रहा है? ऑलवेज इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब है। और क्वालिफाई करके क्या बताया? क्वालिफाई करके ये बताया कि इसके जो खेलने की फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये हफ्ते में एक बार खेलता है क्रिकेट या महीने में एक बार क्रिकेट खेलता है, वो कह रहा है कि ही ऑलवेज प्ले क्रिकेट, वो हमेशा क्रिकेट खेलता है। मतलब कि उसकी क्रिकेट खेलने की जो भैया फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम ऑलवेज लगा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी कोई काम बहुत ज़्यादा करता है, हम क्या बोलेंगे? अरे ये लड़का हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। क्यों हमेशा वर्ड लगाया? क्योंकि हम बताना ये चाह रहे हैं कि झूठ बोलना ठीक है, वो सब लोग बोल लेता है, मैं भी बोल लेता हूँ, आप भी बोल लेते हो, लेकिन ये लड़का झूठ इतना ज़्यादा बोलता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को एम्फेसाइज करने के लिए इंग्लिश में भी एडवर्ब लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज। तो ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, तो ये इसका रेगुलर हैबिट है जो कि बहुत ज़्यादा बार ये इंसान क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर कभी आपको कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज लिखा मिले, देखने को मिले, तो आप क्या समझोगे? अगर ऐसा लिखा गया कि ही इज ऑलवेज प्लेइंग, अब क्या हुआ? ये मामला मामला ये हुआ बेटा कि अगर हम कोई लड़का क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और अब वो इतना क्रिकेट खेल रहा है कि एकदम डिसअप्रूवल शो करना है हमको। डिसअप्रूवल मतलब कि होता नहीं कि एक लिमिट होती है भाई, आप सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हो, खाना पीना छोड़ दिए हो, खाना पीना पे ध्यान नहीं है, पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान नहीं है, दिन रात सुबह दोपहर शाम रात जब देखो तब क्रिकेट, तो इंसान वो भी आएगा एक दिन। आपके माँ बाप होंगे, किसी के माँ बाप होंगे, गुस्साएंगे कि भाई ये बताओ, क्रिकेट खेलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे जाओ क्रिकेटर बनो, लेकिन किसी भी चीज़ को लिमिट क्रॉस मत करो। आप सुबह निकल जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, बिना खाना पीना खाए ऐसे कुछ भी खा के दिन भर पड़े हो, तो ये क्या करेगा? आपके शरीर को, आपकी बॉडी को एक टाइम के बाद बेकार कर देगा, कमजोर कर देगा। तो आपके माँ बाप, आपके जानने वाले, चाहने वाले, वेल विशर क्या बोलेंगे? भाई देख ठीक है क्रिकेट खेल, तेरे को जुनून है क्रिकेट खेलने का, लेकिन कम से कम क्रिकेट खेलने के अलावा और भी चीजें हैं जो लाइफ में करनी पड़ती हैं, वो तो करो कम से कम। ठीक है क्रिकेट खेलो, लेकिन तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हो, सब कुछ भूल जा रहे हो। किसी ने कोई काम अर्जेंट में बोल दिया वो भी तुम भूल जा रहे हो, किसी ने कुछ तुमको दे दिया है वो भी तुम भूल जा रहे हो, बस तुम क्रिकेटे में नशा चढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि कभी भी अगर किसी भी चीज को कोई आदमी, एक होता है ना गुड और एक होता है बैड, ये लिमिट है गुड की। तुम कोई काम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, लेकिन यहां तक रखो अपने आप। लेकिन अगर इससे ज्यादा किया आपने, अब आप बैड में इंटर कर गए। इसी को कहते हैं कि लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। किसी चीज को इतना मत कर दो कि लिमिट क्रॉस हो जाए, ओवर लिमिट हो जाए। ओवर लिमिट हो जाएगा तो वो आप ही को फिर नुकसान करेगा। मतलब अच्छी चीजें भी आपको नुकसान कर सकती हैं, कब? व्हेन यू क्रॉस द लिमिट। तो वही है कि अगर आप लिमिट के बाहर जाके काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा बार कर रहे हो, इसका मतलब अब हम नहीं चाहते कि इतनी बार करो। हम चाहते क्रिकेट खूब खेलो, क्रिकेटर बनो बढ़िया, विराट कोहली बन जाओ तुम दोबारा। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि तुम इतना खेलो कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। ओवर जो क्रॉसिंग लिमिट होती है वो मत करिए। तो अब अगर तुम डिसअप्रूवल दिखाना है, डिसअप्रूवल का मतलब अब हम नहीं चाहते कि अब आप इतनी क्रिकेट खेलें कि आप सब कुछ भूल जाएं, तो हमारा क्या है? ये डिसअप्रूवल है। तो हमने कहा भाई साहब ये लड़का पगला गया है। क्योंकि पगला गया, हम चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे, ये हमारा डिसअप्रूवल है। डिसअप्रूवल का मतलब मैं नहीं चाहता हूँ ये क्या, कि ये लड़का पूरे टाइम हमेशा क्रिकेट ही खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है मतलब और कुछ ये कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ही इज क्रॉसिंग द लिमिट, वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो लिमिट क्रॉस करने का मतलब है कि अब आप वो काम इतनी ज्यादा बार कर रहे हो जितनी बार नहीं करना चाहिए, जो कि आपको उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगी, फायदा नहीं करेगी। तो हम कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं।
हम इंडेफिनिट से उठकर कंटिन्यूस में आते हैं। इंडेफिनिट ये दिखा रहा है कि इसकी क्रिकेट खेलने की हैबिट है और हमेशा क्रिकेट खेलता है, बढ़िया है। मतलब इसको फुटबॉल देंगे नहीं खेलेगा, कोई और गेम देंगे नहीं खेलेगा, हमेशा क्रिकेट खेलता है, बढ़िया, अच्छी बात है, आगे जाएगा। लेकिन ये लड़का सब कुछ छोड़कर क्रिकेट ही खेल रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाएगा। तो ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, ये अब नुकसानदायक है आपके लिए। तो डिस अप्रूवल शो करना हो, कंटिन्यूस टेंस यूज करो। अब ये जो लिखा गया ये अप्रूवल है। इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है, आपके हैबिट की अप्रूवल शो करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि ये इंडेफिनिट टेंस करेक्ट है, इंडेफिनिट है, और कंटिन्यूअस टेंस गलत हो जाए, सॉरी कंटिन्यूअस टेंस जो लिखा जाएगा गलत नहीं हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस भी सही है, बस वो क्या शो करेगा, डिसअप्रूवल। मतलब आपको जब बताना हो कि कोई काम हद से ज्यादा बार हो गया है तो कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लो ऑलवेज के साथ, लेकिन बताना हो कि वो काम अप्रूवल के सेंस में है, मतलब हम चाहते हैं ऐसा हो, तो इंडेफिनिट टेंस यूज कर लो रेगुलर हैबिट के लिए। एक दो एग्जाम्पल और देखो, बात समझ में आएगी। ही ईट्स, अरे he always eats mangoes he always eats mangoes। और फिर मैंने कहा भैया he is always eating mangoes। जरा सोच के देखो, कोई लड़का है जो जिसकी आम वगैरह खाने की आदत है, अच्छा मतलब अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग गर्मी में आम खाना पसंद करते हैं। मतलब आम एक ऐसा फल है जो बहुत लोगों को लाइक करते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं, इसलिए आम की खरीदारी आप देखिए, लोग कभी भी आधा किलो नहीं खरीदते। आम हर आदमी जिसको देखेंगे, छोटा बड़ा मझला सब सब 2 किलो 2.5 किलो 5 किलो 10 किलो ऐसा खरीदता है, क्योंकि सबको आम लगता है, सबको आम खाने में मजा आता है। तो ठीक है, किसी बच्चे की अपनी हैबिट है कि भाई उसको एप्पल देंगे तो नहीं खाएगा, उसको एप्पल उतना पसंद नहीं आ रहा है, भाई ठीक है, एप्पल बहुत लोग पसंद नहीं आता। आम एक जनरल फ्रूट है जो बहुत लोगों को पसंद आता है। तो अगर उसके सामने 3-4 फल रखेंगे ना, और उसमें से कोई एक आम भी रखें, तो आम ही उठाएगा, कोई और नहीं उठाएगा। तो हम ही कह रहे हैं कि ही ऑलवेज ईट्स मैंगोज, इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का हमेशा मैंगो खाता है। मतलब जब जब आप इसको ऑप्शंस देंगे फल का, और आप सोचें कि कोई और फल उठा ले, असंभव, ये हमेशा आम को पिक करेगा, आम ही खाएगा। तो भाई ठीक है, ये इसकी रेगुलर हैबिट है अपनी, ये इसका अपना रेगुलर हैबिट है कि उसको आम पसंद, आम खाता है हमेशा, बुराई क्या है भाई, तुमको अमरूद पसंद अमरूद खाओ, किसी को एप्पल पसंद है एप्पल खा रहा है, सिंपल। लेकिन अब कोई लड़का खाना पीना भी छोड़ दिया, रोटी चावल दाल खा भी नहीं करता, वो क्या खाता है, बस आम ही आम दो, आम ही आम दो। अरे भैया कितना आम खाओगे, ज्यादा आम खाओगे तो नुकसान भी करेगा। फिर वही बात कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। आम की जो तासीर होती है, स्टेट होती है, वो गर्म होती है, पता है आपको, आम का स्टेट गर्म होता है। ज्यादा आम खाएंगे अगर आप, फट से आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लूज मोशन स्टार्ट बहुत ही जनरल सा फिनोमिना है अगर आप ज़्यादा आम खा रहे हैं, क्योंकि आम की स्टेट बहुत गर्म होती है। तो अब यार सोचो कि ज़्यादा आम नुकसान कर जाएगा, जबकि आम फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा आम नुकसानदायक, वही बात है ना, कोई भी चीज़ एक्सेस ऑफ लिमिट से जाएगी तो नुकसान कर जाएगी। अब कोई लड़का है जो रोटी चावल दाल सब खाओ और साथ में 1-2 आम भी खा लो, अच्छा है, लेकिन आप अब चावल दाल रोटी सब छोड़ दे रहे हो, कैसा अभी तुम खाओ हम तो सिर्फ आम खाएंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि भाई साहब लड़का पगला गया, बोले क्यों, बोले आजकल ये केवल हमेशा आमे खा रहा है। मतलब आप 2 किलो आम लाओ गायब, 3 किलो आम लाओ गायब, खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ आम पे टूटा हुआ है। तो इसका मतलब हम चाहते होंगे ऐसा करे, ये नहीं चाहते होंगे, इसका मतलब हमें अब क्या शो करना है, अपना डिस अप्रूवल शो करना है। डिस अप्रूवल शो करना है। अगर डिस अप्रूवल शो करना है तो फिर डिस अप्रूवल कैसे शो होगा, ऑलवेज को लगाकर कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लो, ऑलवेज को लगाकर कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लोगे तो वो कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज के साथ अब क्या शो करेगा, डिस अप्रूवल। पहले क्या शो कर रहा था, अप्रूवल। तो ठीक है भाई, किसी के अपने पसंद है, खाए, हमसे क्या मतलब है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है कि ऑलवेज का इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, ऑलवेज का इस्तेमाल हम इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं। ये कहना सिर्फ गलत है कि सर ऑलवेज तो इंडेफिनिट में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि ऑलवेज इंडेफिनिट में ही आएगा कंटिन्यूस में नहीं आएगा, कई जगह आ सकता है। मतलब जितने भी टेंस होते हैं, चाहे इंडेफिनिट हो चाहे परफेक्ट हो चाहे कंटिन्यूस हो, सब जगह आप लगा सकते हो। 2 को लगा के दिखा दिया, आगे परफेक्ट जब पढ़ेंगे तो परफेक्ट लगा के दिखाएंगे।
तो आई होप कि बात आपको भी पल्ले पड़ रही होगी कि हमें ऑलवेज को कैसे यूज़ करना है। मैंने पहले आपको नेवर सिखाया कि नेवर कैसे यूज़ करते हैं, नेवर के साथ आपको सिखाया फिर भैया ऑलवेज कैसे यूज़ करते हैं, फिर नॉट में क्या डिफरेंस है वो समझा सीखा आपने, इंसिस्ट ऑन के साथ किस तरह की एरर हो सकती है वो समझा सीखा आपने। तो ये जो आपको बार बार मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ये इंडेफिनिट टेंस के अपने एरर्स हैं। इन एरर्स को दिमाग में रखना है कि इन इन पॉइंट्स पे ये चीज़ें होती हैं। अब इसके इधर और उधर तुम कुछ भी करोगे वही एरर का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए कुछ हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी बात आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड्स कह रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया जो किसकी दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, मतलब प्रश्नवाचक शब्दों, जो क्वेश्चन वर्ड्स आप जिसको बोलते हो, क्वेश्चन वर्ड्स की दुनिया कैसी होती है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम जब भी कोई हिंदी, जब भी कोई अपनी भाषा में, हिंदी या किसी और भाषा में भी, आप जिस भाषा के छात्र हो, अपनी लोकल भाषा में हम जब कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम में हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सोचते हैं, ना कि असर्टिव सोचते हैं। हर बात पे हमारे पास इंट्रोगेटिव रहता है कि भाई कौन बोला तुमको, किसने कहा ऐसा करने के लिए, किसे तुम आज बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो, किससे तुमने पूछा, किससे तुम इतनी नफरत करते हो। बार बार हम क्यों, किसे, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन यूज करते रहते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स आने के बाद सेंटेंस ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए डिफिकल्ट फील होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके पीछे वजह है कि बच्चे ने क्वेश्चन वर्ड को जरूरत से ज़्यादा इग्नोर किया है, समझने का प्रयास कभी किया नहीं। अगर किया होता तो ये तकलीफ उसको आती ही नहीं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को डील कैसे करते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो अब चाहे टेंस इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे मतलब नहीं है, आपको आराम से उसको डील करना आ जाएगा। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सारी बातें पढ़ ले रहे हैं। जैसे हमने लेट पढ़ा, इंसिस्ट ऑन पढ़ा, कीप ऑन पढ़ा, फील लाइक पढ़ा, तो ये क्यों पढ़ लिया, ये भले पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट में, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि इसका इस्तेमाल भी हम इंडेफिनिट में ही करेंगे, कहीं और करेंगे नहीं। करेंगे भाई, पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आज हम पढ़ लेंगे तो अब आगे जितने भी टेंस आते जाएंगे बार बार हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते रहेंगे और रिकॉल होता रहेगा आपके लिए। आइए इंट्रोगेटिव वर्ड्स की दुनिया हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि उसे कौन पढ़ाता है। एक सेंटेंस लिया मैंने, उसे कौन पढ़ाता है, और फिर एक सेंटेंस लिया, उसे रमेश पढ़ाता है। उसे कौन पढ़ाता है एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस है उसे रमेश पढ़ाता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको समझना ये है बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में हमें ये देखना है कि कैसे ये सेंटेंस फ्रेम होंगे, कैसे इनको बनाया जाएगा। समय थोड़ा कम है आज, तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। चलो इतना मैं बस समझा देता हूँ आपको, बस हिंदी के लेवल पे। देखो यहाँ पे पढ़ाना यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यही वर्ब है, पढ़ाने वाला काम। अच्छा, पढ़ाने वाला काम यहाँ पे कौन कर रहा है, रमेश पढ़ाता है। भाई उसे पढ़ाता है, पढ़ाता कौन है, रमेश। पढ़ाने वाला आदमी यही सब्जेक्ट है, डूअर है। बोलो हाँ। समझा चुका हूँ बेटा, सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं कृपया करके लेक्चर को जाके शुरू से देखें, ताकि आप समझो कि सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता। बचपन से हम सब्जेक्ट को कर्ता मान के बैठे हैं, गलत है। सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता, डूअर कर्ता होता है। तो डूअर अलग चीज है और सब्जेक्ट अलग चीज है, मतलब सब्जेक्ट अलग चीज है, कर्ता अलग चीज है। यहाँ पे दोनों है, सब्जेक्ट भी डूअर भी है। या देखो यहाँ पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, यही तो पूछ रहा है वो कि यहाँ कौन है जो पढ़ाता है। कोई तो होगा, जो भी होगा वही सब्जेक्ट है और वही डूअर है। बोलो हाँ। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये उसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, पढ़ाता किसको है, उसे। आपको पता है बेटा कि वर्ब से अगर हम होम और व्हाट का रिप्लाई लेंगे, होम और व्हाट का रिप्लाई लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपको ऑब्जेक्ट देके जाएगा। बोलो हाँ। तो आप देखो, आंसर करो, किसे पढ़ाता है, उसे। यहाँ भी किसे पढ़ाता है, उसे ही ऑब्जेक्ट आएगा। पढ़ाने वाला आदमी यहाँ कौन है पूछ रहा है, और यहाँ बता दिया रमेश है। इसका मतलब जो काम यहाँ रमेश कर रहा है वही काम वहाँ कौन कर रहा है, और रमेश यहाँ क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो कौन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो आपको समझना है जो काम रमेश यहाँ कर रहा है वही काम कौन वहाँ कर रहा है, सिंपल सा मतलब है। तो फिर ये जो कौन वर्ड है, ये जो कौन वर्ड है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हु। यहाँ हु क्या काम कर रहा है बेटा,
सब्जेक्ट का। मतलब दिमाग में सेट करिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, सामने आपको दिख रहा होगा। तो बस आपको यहीं से बात अब मैं कल शुरू करूंगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब सब्जेक्ट बनेगा तो ट्रीट कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा तो ट्रीट कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड जब अदर वर्ड बनेगा तो ट्रीट कैसे करेंगे। यही इंट्रोगेटिव वर्ड की दुनिया है जो आपको एक बार समझ लेनी है, लाइफ टाइम के लिए आप परेशानी से दूर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाकी बातें हम लोग कल करते हैं, आज के लिए थैंक यू सो मच।